Assalamualaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. सो आज जेके पीएसए का एग्ज़ाम था एंड आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसमें अपीयर भी हुए होंगे। सो आई हैव द पेपर और मैंने ऊपर-ऊपर से इस पेपर को देखा। आई लुक्ड इनटू द ज्योग्राफी सेक्शन दैट्स योर जीके सेक्शन। आई आल्सो लुक्ड इन द कंप्यूटर सेक्शन। सो ओवरऑल मुझे लगा कि पेपर की लेवल जो थी वो बहुत अच्छी थी। आई वुड से कि जिस तरह का पेपर जीके को डालना चाहिए था एग्ज़ैक्टली वैसा पेपर था। जो जेकेएसएसबी ने फाइनेंस कन्वर्सेशन के पेपर के साथ किया था, वैसा यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिला। हम कह सकते हैं कि आज के पेपर की लेवल जो थी, दैट वाज़ समथिंग जो जैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जेकेएसएसबी से। तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो इसमें मुझे लगे कि वो बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम किए गए थे, जो कि ऐसे फ्रेम किए गए थे कि वो आपको एज़ इट इज़ डायरेक्टली कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं दिए गए थे। इवन इफ अगर आपको वो चीज़ पता भी रही होगी, तब भी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ा होगा। तो यहाँ पे आई वुड से कि कुछ क्वेश्चंस थे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हुए थे, जो ईज़ी थे, जो कि हर एक एग्ज़ाम में होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए। लास्ट एग्जाम में क्या था कि फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा मुझे नहीं लगा जो कि ये चेक कर पाए कि एस्पिरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है या ये चेक कर पाए कि एस्पिरेंट्स ने कितना डेप्थ में पढ़ा है। तो वो जो डिसाइसिव क्वेश्चंस हैं वो मिसिंग थे उस वाले पेपर में, बट यहाँ पे मुझे लगा कि वैसे क्वेश्चंस इन्होंने डाले हुए थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पेपर को फ्रेम किया गया था। अगर कट ऑफ की बात करेंगे तो आई टॉक अबाउट द कट ऑफ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो में अभी मैं थोड़ा बहुत एनालाइज करूंगा योर जीके पोर्शन एंड आल्सो द कंप्यूटर अवेयरनेस पोर्शन। नाउ जिन लोगों ने एक वीडियो मैंने डाली थी जो कि आप लोगों ने देखी होगी, वी जस्ट कंप्लीटेड 1 लाख व्यूज ऑन दैट वीडियो, दैट वाज बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और उसमें से 5 से लेके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड जो बाकी जीके ज्योग्राफी में से जो क्वेश्चंस थे या डेमोग्राफी में क्वेश्चंस थे, आई वुड से कि वो वाले क्वेश्चंस में 95% 90% के आसपास क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हुए थे। आई वुड से 2 टू 3 क्वेश्चंस ही सिर्फ ऐसे थे जो शायद मैंने डायरेक्टली नहीं कराए हुए थे। एंड इसके अलावा अगर करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो करंट अफेयर्स में भी मैंने यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे वो करंट अफेयर जो मैं लास्ट ईयर के कराए थे उसमें से आए थे, जो 2 घंटे की वीडियो मैंने डाली हुई थी। और कंप्यूटर अवेयरनेस में भी मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस मैंने कराए हुए थे। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 जो कि पूछा गया था। इट वुड आई वुड से कि ये ज़्यादा डेमोग्राफी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ कि आपको अपना मकान बनाना है, तो घर वालों ने आपको डिफरेंट लोकेशंस दी हुई हैं, आपको सजेस्ट करना है कि कहाँ कहाँ पे मकान बनाना चाहिए। नाउ अगर आपको मेरा डेमोग्राफी का लेक्चर याद होगा, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि इंडिया में जब मैंने आपको पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश, बिहार हैं, जो कि तो यहाँ पे आई वुड से ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कि इंडियन प्लेन्स या प्लेन एरिया में आप प्रेफर करोगे अपना हाउस बिल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इट्स अ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कि इंस्टॉल्ड होता है आपके कंप्यूटर पे टू एनहांस द कैपेबिलिटीज। मतलब अगर आपको अपने कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाना है या ग्राफिक्स को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या आप यूज करोगे? राइटिंग टैबलेट, ऑब्वियसली ये तो आउटलायर है, ये हो ही नहीं सकता। कीबोर्ड, ये भी तो नहीं है। एनआईसी कंट्रोलर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इट स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये बस आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कंट्रोलर जो होता है ये नेटवर्किंग के काम आता है। बाकी जो एक्सपेंशन बोर्ड होता है, एक्सपेंशन बोर्ड एक पीसीबी होता है, एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगा सकते हो, जिससे आप अगर आपको रैम फॉर एग्जांपल 4 जीबी की है और आप और 2 जीबी की रैम ऐड करना चाहते हो, या अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर किस आप हार्ड डिस्क या कोई या सेकेंडरी स्टोरेज एनहांस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए एक्सपेंशन बोर्ड आता है। एक्सपेंशन बोर्ड पे ये चीज़ें लगती हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन वुड बी एक्सपेंशन बोर्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इज कि ये तो कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, होम वुड यू चूज एज द रेसिपिएंट ऑफ द मैसेज। तो आई थॉट कि ये शायद मेल में ईमेल में से, बट ये कम्युनिकेशन का है। सो इसमें दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय द मैसेज और इट्स रिजल्ट्स, उनको आप मैसेज रेसिपिएंट में डालोगे या उनको आप मैसेज सेंड करोगे जिनको असर पड़ेगा उस मैसेज से या उन रिजल्ट से। बाकी ऑप्शन में अगर आप देखोगे, बाकी ऑप्शन इसमें से नहीं आएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइसेक्ट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट के थ्रू पास होता है। अगर आपको याद होगा, यहाँ पे उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और गोवा, इन 3 स्टेट्स के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल भी नहीं जाता। तो ये 3 तो सीधे एलिमिनेट हो जाते हैं। सिर्फ एक ही स्टेट है यहाँ पे, दैट्स वेस्ट बंगाल, जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। एंड यहाँ पे ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी को ऑलमोस्ट ये बाइसेक्ट करता है, मतलब 2 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में ऑलमोस्ट बांटता है। नेक्स्ट टर्म जो कि उसी लेक्चर में से था, और द टर्म बायोमैग्निफिकेशन, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा था। इसमें आएगा इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज दे पास थ्रू द फूड चेन। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वहां पे आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, जो अब मैंने लेक्चर में कराया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने अमृत के बारे में पूछा था, दैट इज अटल मिशन ऑफ रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमृत स्कीम बेसिकली ये करंट अफेयर में नहीं आएगा, इट वुड बी मोर रिलेटेड टू द गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था सिलेबस में, या आप इसको करंट अफेयर्स में भी रख सकते हो। तो यहाँ पे अमृत के बारे में बताना था कि अमृत जो है वो किसके रिलेटेड है, और अमृत जो है वो बेसिकली सिटीज को वाटर सिक्योर बनाने के लिए, सिटीज में जो वाटर स्केर्सिटी होती है, वाटर की प्रॉब्लम होती है, उसको उसको काउंटर करने के लिए ये अमृत स्कीम लाई गई थी। नेक्स्ट वी हैव अभिनंदन वर्धमान। इनको क्या इनाम दिया गया है? इनको दिया गया वीर चक्र, जो कि आपने शायद सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि वेब एड्रेस जो होता है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को ओवर द इंटरनेट। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे, ये शायद बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। तो यहाँ पे शायद बहुत सारे बच्चों ने आईपी एड्रेस दिया होगा, बट द करेक्ट ऑप्शन वुड बी द यूआरएल। बेसिकली यूआरएल जो होता है, यूआरएल ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है। जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस कंप्यूटर को या होस्ट को या उस डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। तो यूआरएल जो होता है ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? बेसिकली ऑब्जेक्ट मींस कोई भी इमेज, कोई भी फाइल, कोई भी चीज, कोई भी डेटा जो इंटरनेट के ऊपर होगा, उसकी एक यूआरएल होती है। तो यूआरएल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च्ड द फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए यहाँ एक डेटाबेस बनाया गया, जो कि शायद आपने देखे होगा हर गांव में, हर टाउन में। यहाँ पे ई श्रम के बारे में सुना होगा, ई श्रम कार्ड बहुत सारे लोग बनाते हैं। ई श्रम जो है, ई श्रम वो वाली स्कीम है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए होगा। अगर आपने कहीं पे ये देखा होगा कि इसके लिए बहुत सारे गांव में जो है नई नई सेंटर्स खोले गए जहाँ पे ये कार्ड बनाए जाएंगे। तो ई श्रम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एबायोटिक। आसान सा क्वेश्चन है, सेम उसी में से आया था। इनमें से कौन सा एबायोटिक नहीं है? एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। एयर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, सनलाइट नॉन लिविंग है, फंगई जो है ये एक बायोटिक या लिविंग है, तो इसमें फंगई आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी जो जिन्हें सिल्वर मेडल जीता वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? इसका आएगा अंशु मलिक। ये वाला मैंने नहीं कराया हुआ। नेक्स्ट वन इज रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ये भी मैंने कराया हुआ है, आप रिवर्स में जाके देख सकते हो। वहां पे मैंने बताया कि गोदावरी जो है वो नासिक महाराष्ट्र से निकलता है। अगर आपको वो मैप भी याद होगा तो आप एलिमिनेट कर पाओगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को, क्योंकि जो गोदावरी है वो महाराष्ट्र से आती है। ये मैंने आपको बताया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि यहाँ पे स्मॉग टावर कहाँ इंस्टॉल किया गया था? मैंने आपको ये वाला करंट अफेयर कराया हुआ है। एंड स्मॉग टावर जो है इंडिया का पहला, वो दिल्ली में इंस्टॉल किया गया है। ये आप करंट अफेयर में जाके देख सकते हो, वहां पे कराया हुआ है अगस्त में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इनमें से किससे नहीं होती है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप देख सकते हो कि रिफॉरेस्टेशन से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी नहीं होती है। वो एक्सटिंक्शन मतलब अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं से किसी एक इकोसिस्टम में वहां पे डियर जो थी, वो हिरन जो थी, वो सारी खत्म हो गई, तो ऑब्वियसली हिरन के ऊपर कौन डिपेंडेंट है? लायन डिपेंडेंट है, तो लायन भी जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होती है दूसरी स्पीशीज, अगर वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती है तो उसको को एक्सटिंक्शन कहते हैं। तो ये तो रीजन है। एलियन स्पीशीज इन्वेजन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे कोई एक स्पीशीज है, तो बाहर से कोई दूसरी स्पीशीज आएगी, वो वहां की जो होगी इंडिजिनियस स्पीशीज, उसको खत्म कर लेगी। इसमें एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था, उसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा, कि जहां पे उन्होंने पूछा था कैटफिश के बारे में। इंडियन कैटफिश जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है इंडिया में, क्योंकि अफ्रीका से कैटफिशेस आ रही हैं और वो इंडियन जो कैटफिश है उनको खत्म कर रही है। नेक्स्ट इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक स्पीशीज को ज्यादा एक्सप्लॉइट करोगे, मतलब
हम किसी स्पीशीज़ का ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको ज़्यादा मारेंगे या किसी पेड़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसको काटेंगे तो उससे भी होता है। लेकिन रिफ़ॉरेस्टेशन से हमें लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ था कि सार्स-कोव-2 वेरिएंट B11529 ये कौन-सा है जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था? ये तो आसान सा था, इसको ये ओमिक्रॉन है। मैंने आपको करंट अफेयर्स में डेल्टा, गामा, अल्फ़ा के बारे में बताया हुआ था, तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि डेल्टा कौन-सा है, गामा कौन-सा है और अल्फ़ा कौन-सा है। ओमिक्रॉन जो है ये इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था एंड B11.529 ये मैंने करंट अफेयर्स में डायरेक्टली तो नहीं कराया हुआ था, लेकिन वो 3 मैंने बताए हुए थे और आप अगर आपको वो वाले याद होंगे तो आप इसमें ओमिक्रॉन पे क्लिक कर सकते थे। नेक्स्ट वन जो था यहाँ पे ये तो कम्युनिकेशन में आएगा, यहाँ पे फोरम आएगा इसको दैट इज़ ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप्स जहाँ पे लोग मैसेज कर सकते हैं एक-दूसरे को दैट्स फोरम। तो ये मैंने एक्चुअली कराया हुआ था, ये कम्युनिकेशन में है लेकिन मैंने ये आपको इंटरनेट में कराया हुआ था, यूज़ ऑफ इंटरनेट में ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट इज़ ओज़ोन इज़ मेड अप ऑफ ये O3 इसकी फ़ॉर्मूला होती है। बायोडायवर्सिटी वाले लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि ओज़ोन जो है वो O3 होता है, तो 3 ऑक्सीजन एटम्स वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। काराकोरम कहाँ है? ये भी आसान है, अरुणाचल तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट में है, वहाँ काराकोरम नहीं है, काराकोरम तो नॉर्थ ईस्ट नॉर्थर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में आता है, तो बेसिकली इट शुड हैव बीन अब यहाँ पे जो है ये थोड़ा-सा मुझे लगता है कि यहाँ पे अब बाकी ऑप्शंस उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट सिक्किम ये तो नहीं आएँगे, लेकिन यहाँ पे कोई कह सकता है कि आप जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर में आप कह सकते हो कि काराकोरम जो है वो लद्दाख में आता है। लेकिन यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वी आल्सो इंक्लूड पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर आएगा, वो भी आएगा और काराकोरम वहाँ एग्ज़िस्ट करता है। सो जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आप मेरी वीडियो से आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट करंट अफेयर जो था वो सुपेस के बारे में था, जो कि एक एआई बेस्ड सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल था जिसके बारे में मैंने कराया हुआ है, जो करंट अफेयर में हमने किया हुआ है। सुपेस आप देख सकते हो करंट अफेयर की वीडियो में, उसकी पीडीएफ में चेक कर सकते हो, वहां पे इसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट चीज की हिमालयन रेंज माउंट माउंट एवरेस्ट किस में आता है? ऑब्वियस आसान सा क्वेश्चन है। देखो नीलगिरी तो नहीं आएगा, नीलगिरी तो ऑब्वियसली साउथ में है। यहाँ अरावली ये तो राजस्थान में, ये भी नहीं आएगा। शिवालिक मैंने बताया आउटर हिमालय जिनकी हाइट सबसे कम है। द ग्रेट हिमालयज इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है और माउंट एवरेस्ट इन्हीं में आता है, जो कि नेपाल के अंदर आता है। ये जो है डेफिनेटली आपने किया होगा, आसान सा क्वेश्चन था और ये जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी होंगी डेफिनेटली उन्होंने ये किया होगा। नेक्स्ट इज हिमाद्री किसका बना हुआ है? नाउ दिस क्वेश्चन वाज समथिंग जो मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ना। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हिमाद्री किसका बना है। हिमाद्री अगर आपको मेरी वीडियोस याद होंगी, मैंने बताया हुआ है, वहां पे कराया हुआ है कि हिमाद्री हम ग्रेटर हिमालयस को कहते हैं। नाउ ग्रेटर हिमालयस आर बेसिकली कब बने थे? जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्रॉस, जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ रहा था लॉरेशियन प्लेट की तरफ, लॉरेशियन कॉन्टिनेंट की तरफ, तो जब वो टकराए थे तो वहां पे हिमालय बना था। और वहां पे मैंने बताया था कि बेसिकली वहां पे कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, उस कॉन्टिनेंट की प्लेट और उस कॉन्टिनेंट की प्लेट जब टकराई थी तो वहां पे वो फिर बन गया था आपका हिमालय। एंड बेसिकली वो जो कॉन्टिनेंट होता है, कॉन्टिनेंट बना होता है इग्नियस रॉक्स का, तो जो कोर बनी है वो इग्नियस रॉक्स से बनी है, लेकिन जो आउटर सरफेस है वो बनी है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो आई वुड से कि इसमें बोथ इग्नियस एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक्स मेरे हिसाब से करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नाउ इंडिजिनस कैटफिश, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इंडियन रिवर्स के अंदर जो है उनमें एक्सटिंक्शन हो रहा है इंडियन कैटफिश का। किस वजह से हो रहा है? क्या को एक्सटिंक्शन हो रही है, क्या एलियन स्पीशीज इन्वेजन हो रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, या ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है? नाउ यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से दैट वुड बी एलियन स्पीशीज इन्वेजन, क्योंकि अफ्रीका से कैटफिशेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इंडिजीनियस यहाँ पे जो कैटफिशेस थी इंडियन रिवर्स में वो खत्म होने लगी हैं। तो इस वजह से आई वुड से एलियन स्पीशीज इन्वेजन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ अनदर इजी क्वेश्चन वाज कि इजी था बट यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों ने शायद गलत किया होगा, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग चेक होती थी आपकी। आपको बताना था कि फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, उसके नीचे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, उसमें जो एनिमल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया फंगस सारे होते हैं, तो बेसिकली ये सारे जो इसमें आपको ये बायोलॉजिकल जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है? क्या इज इट हाइब्रिड? नो, ये हाइब्रिड तो नहीं है, हाइब्रिड कोई चीज नहीं होती है। बायोमास नहीं, बायोमास बेसिकली होता है जो बायोलॉजिकल मटेरियल होता है, किसी कोई बायोलॉजिकल मटेरियल, मतलब घास अगर मतलब खत्म होगी फिर जो उसका बचेगा दैट वुड बी बायोमास, या ह्यूमंस का जो बचेगा या एनिमल्स का जो बचेगा दैट वुड बी बायोमास। बायोमास इज बेसिकली, बायोमास नॉन लिविंग हो जाता है, क्योंकि जो जब कोई लिविंग थिंग मर जाता है तो जब उसके जो कुछ बच जाता है दैट बिकम्स योर बायोमास। एंडेंजर्ड स्पीशीज नहीं, ये तो नहीं आएगा। इसमें बायोलॉजिकल कम्युनिटी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी है, इसमें बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है, यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी उस क्वेश्चन में उस लेक्चर में मैंने पढ़ाया हुआ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के रिलेटेड है, आप उसमें चेक कर सकते हो ये।
नेक्स्ट इज यहाँ पे इन्हें बताया हुआ है बारालाशला पास इज हाई माउंटेन पास इन वेस्टर्न घाट्स। अगर आपको याद होगा मैंने बताया हुआ था कि सतलुज जो है चनाब जो है चनाब बारालाशला पास से निकलता है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर आता है। एंड यहाँ पे पहला तो ऑब्वियसली गलत होगा क्योंकि जो बारालाशला पास है वो तो हिमालयस में आता है, वो वेस्टर्न घाट्स में नहीं है। बारालाशला पास जो है ये लाहौल हिमाचल और लेह को कनेक्ट करता है, ये भी करेक्ट है क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि बारालाशला पास जो है ये मनाली लेह हाईवे पे आता है। तो यहाँ पे बोथ वुड बी सॉरी, यहाँ पे पहला वाला तो गलत है, ओनली सेकंड वुड बी द ट्रू। तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू, ये वाला आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ यू नो द नॉर्दर्न इफ यू गो टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र यू विल सी अ लॉट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स, व्हाट इज द रीजन। क्रॉप्स वाला लेक्चर अगर आपको मेरा याद होगा मैंने वहां पे आपको पढ़ाया हुआ था और शायद फिजियोग्राफी में बताया हुआ था कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, इंडिया का जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है उसमें कॉटन ग्रो होता है। और जब मैंने क्रॉप्स ऑफ इंडिया में कॉटन पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने बताया था कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में बनता है और ब्लैक सॉइल जो है वो हमें डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन कि कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में अच्छे से कल्टिवेट किया जा सकता है और ब्लैक सॉइल हमें डेक्कन प्लेट्यू में देखने को मिलता है। और डेक्कन प्लेट्यू आपका यही वाला रीजन है जो महाराष्ट्र एंड कर्नाटक नॉर्दर्न कर्नाटक का रीजन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाए होंगे अगर आपको मेरा लेक्चर याद होगा। नेक्स्ट इज ये कौन सी फूड चेन है। अब यहाँ पे डेड ऑर्गेनिज्म से ये स्टार्ट होती है तो प्रोड्यूसर फूड चेन तो नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था प्रोड्यूसर फूड चेन और डेट्रीवियस फूड चेन। तो प्रोड्यूसर फूड चेन जो प्लांट से जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी तो ये तो डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है तो ये तो नहीं आएगा। पैरासिटिक भी नहीं आएगा, यहाँ पे सैप्रोफाइट आसानी से है। सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं, जो डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे ये सैप्रोफाइट फूड चेन की एग्जांपल है। प्रेडेटर फूड चेन भी ये नहीं है क्योंकि प्रेडेटर में एक प्रेडेटर एंड प्रे होता है, यहाँ पे हमें कोई ऐसी चीज देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे सैप्रोफाइटिक फूड चेन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, या मैंने पढ़ाया हुआ है कि प्रोड्यूसर फूड चेन क्या होती है, डेट्रियस फूड चेन्स क्या होती है, ये मैंने आपको उस लेक्चर में कराया हुआ है। और ना आईपी एड्रेस अगर IPv6 होगा उसकी लेंथ क्या होती है 128 बिट्स, ये भी मैंने आपको कराया हुआ है। CNG की फुल फॉर्म आसान सा क्वेश्चन है, दैट्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी आसानी से कर पाए होंगे। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग द फंक्शंस ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट, ये भी मैंने कराया हुआ है। ये कौन करता है, राउटर। राउटर का काम होता है इंटरनेट के ऊपर डायरेक्ट करना, जो भी डेटा आ रहा है उसको कहाँ जाना है वो राउटर डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच मार्कअप लैंग्वेज, अगर आपको याद होगा मार्कअप लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था HTML, दैट्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि जो XML है ये भी एक मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जिससे आप इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो वेब पेज में। वेब पेज में डिफरेंट इफेक्ट्स अगर आपको लाने होंगे, थोड़ा बहुत अगर आपको इन टेक्स्ट को ना बेटर बनाना होगा, अपने प्रेजेंटेशन को अपने वेब पेज को थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए डायनेमिक HTML आता है, दैट DHTML। सो DHTML वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। बाकी C++ या C भी यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ था मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज सिर्फ XML और DHTML है, लेकिन यहाँ पे DHTML वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव मेल्स फ्रॉम रिमोट सर्वर। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, इट्स POP3, दैट्स पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। ये भी मैंने आपको कराया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा वहां पे मेरे लेक्चर्स में से। नेक्स्ट इज अगर आपको ऑपरेशंस कंट्रोल करने होंगे अपने कंप्यूटर के, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, आसान सा क्वेश्चन, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंट्रोल करता है ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। ये आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ए वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है, आसान क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराया हुआ है। क्रोम एक वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाकी टीम वीवर ये वेब ब्राउजर्स नहीं है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइमेट ऑफ इंडिया का लेक्चर अगर आपको याद होगा मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि वहां पे कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, साइक्लोनिक क्या होता है, और फ्रंटल फ्रंटल तो मैंने नहीं कराया था पर वो आपको करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन था कि when the saturated air mass encounters a mountain and the air is forced to rise। तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आप कर पाए होंगे क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जब कहीं से हवा आती है, एयर आता है, वो टकराता है माउंटेन के साथ, वहाँ राइज हो जाता है, वहाँ पे फिर ऊपर ठंडी है, वहाँ पे ठंड की वजह से उसमें बारिश शुरू हो जाती है, तो उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ये तो आसानी से कर पाए होंगे आप ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ये क्वेश्चन था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और शायद आप में से कुछ लोगों ने गलत भी किया हुआ है। तो सॉफ्ट क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस क्या है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में डिफरेंस ये होता है कि एक तो मैंने बताया था इंटेंजिबल और टेंजिबल, दूसरी डिफरेंस ये है कि हार्डवेयर जो है एक तरह से वो एक रिजिड सिस्टम होता है। हार्डवेयर में फॉर एग्जांपल कोई चीज है वो आप चेंज नहीं कर पाओगे, आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपके पास
या डेवलपर जो होता है उसको चेंज कर सकता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज इजीली बाय यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड हेंस द टर्म सॉफ्ट अपीयरिंग इन इट। ऑब्वियसली यूजर जो है अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकता है, इस वजह से यहाँ पे सॉफ्ट आता है। बाकी अगर आप देखोगे ऑल द कंप्यूटर लैंग्वेज आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय दीज लैंग्वेज आर कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, ये तो नहीं आएगा। प्रोग्राम डजंट क्रिएट एनी नॉइज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे नेक्स्ट इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर सॉफ्ट इन नेचर, ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं या अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। सो यहाँ पे दिस वन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ये वाले क्वेश्चंस थे जो इसमें पूछे गए थे, और आई होप कि जिन्होंने मेरी लेक्चर्स देखे होंगे और डेफिनेटली उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ दिस क्वेश्चंस किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो उसमें से पूछे गए थे। नाउ अगर कट ऑफ की बात करेंगे, सो व्हाट आई बिलीव इज कि जो पेपर का लेवल था इट वाज अ वेरी वेल सेट पेपर, बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था। और अगर यहाँ पे 1200 पोस्ट हैं और अगर 3600 जो है शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द फिजिकल टेस्ट, व्हाट आई बिलीव इज कि इस पेपर के हिसाब से इफ यू आर स्कोरिंग 67 68 70, अगर आप या 67 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो, व्हाट आई बिलीव अगर आप 67 प्लस स्कोर कर रहे हो, मेरे हिसाब से आप शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आप सेलेक्ट हो सकते हो इफ यू आर स्कोरिंग समथिंग अराउंड 67। बाकी अगर कोई 80 का आएगा या पेपर इजी का आएगा, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे उतना इजी पेपर था। इसमें बैलेंस किया हुआ था, इन्होंने वैसे क्वेश्चन भी थे जो कि बैलेंस आउट करेंगे, और यहाँ पे जो इन्होंने जो रीजनिंग का पोर्शन या एप्टीट्यूड का पोर्शन था, दैट एक्चुअली जो है वो बैलेंस आउट कर देता है बाकी अगर इजी पूछा होगा। और मुझे नहीं लगता कि बाकी जो पूछा था वो डायरेक्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन थे, वो भी अच्छी तरह से सेट किए हुए थे। सो इफ यू आर स्कोरिंग 67 और 70, बाकी मेरे हिसाब से आप तो फिजिकल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। बाकी आई डोंट नो एग्जैक्टली कि शॉर्टलिस्ट जो होंगे क्या उसकी कुछ फिजिकल टेस्ट की वेटेज है, या इट्स दैट जस्ट ऑफ मेयर एलिजिबिलिटी के लिए है। वो अगर वो बस एलिजिबिलिटी के लिए है कि आप फिजिकल टेस्ट पास करने चाहिए, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ऐसे पेपर के लिए इफ़ यू आर स्कोरिंग समवेयर अराउंड 75 और एबो, मेरे हिसाब से आप शायद सेलेक्ट होंगे इन द फाइनल लिस्ट एज वेल। बाकी इसके बारे में मैं उतना जानता नहीं कि आगे क्या क्राइटेरिया रहेगा उसके से सिलेक्शन होगी, लेकिन व्हाट आई बिलीव इज कि अगर 3600 रैंक वाला बंदा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जो 1800 वाला जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा फॉर द फिजिकल टेस्ट इन द ओपन मेरिट कैटेगरी, तो ओपन मेरिट में मेरे हिसाब से समवेयर अराउंड 67 के ऊपर जो है 67 टू 70 के आसपास जो लोग होंगे वो सेफ होंगे मेरे हिसाब से। बाकी आई कुड बी रॉन्ग। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट डन येट। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।